नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का, और आज हम बात कर रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की। देश को 34 साल बाद अपनी एक नई शिक्षा नीति मिली है। इससे पहले आप और हम जो लोग हैं वो जिस शिक्षा पद्धति के तहत पढ़ते आए थे वो जो पॉलिसी बनी थी वो 1986 में बनी थी, लेकिन उसके बाद से एक अदद 1992 में, हालांकि इसमें कुछ संशोधन जरूर हुए, लेकिन एक वृहद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत तब से बताई जा रही थी। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई कि भाई अब एक नई शिक्षा नीति आनी चाहिए, और उसके बाद अब जाकर सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। बहुत सारे इसके सेलेंट फीचर्स बताए जा रहे हैं, काफी इसको सराहा भी जा रहा है, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। आज आपके मन में इस पॉलिसी को लेकर, खास तौर पर स्कूली शिक्षा को लेकर, क्योंकि एक एपिसोड में पूरे पॉलिसी को समेटना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमने पहला भाग जो रखा है वो स्कूली शिक्षा को लेकर रखा है। तो स्कूली शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति में क्या उसके पहलू हैं, लोगों के मन में क्या सवाल है, उसका आज हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाएं, मैं आज के मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब, जो कि चेयरमैन रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में ये जो पॉलिसी हम सबके सामने आई है उसका ड्राफ्ट कस्तूरी रंगन साहब के नेतृत्व में ही बना है। बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ हैं देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अशोक गांगुली, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं सीबीएसई के। बहुत बहुत स्वागत है गांगुली सर आपका। और हमारे साथ हैं एक और बहुत बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर जेएस राजपूत, पूर्व डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। तो ये तीन महान विभूतियां, महान शख्सियत आज हमारे साथ हैं। इनसे हम करेंगे चर्चा, आपके सवालों का जवाब, और जवाब देंगे हमारे तीनों मेहमान। सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फटाफट लौटते हैं। मोदी सरकार ने एक देश एक शिक्षा एक नीति को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 3.5 दशक बाद आई नई पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई सदी की नई पॉलिसी में एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है। साथ ही बच्चों को रट्टू तोता बनाने की जगह स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। स्कूली शिक्षा की बात करें तो कम से कम 8वीं तक स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्कूली शिक्षा में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर 5+3+3+4 के नए फॉर्मेट को ढाला गया है। इसका मतलब है प्राइमरी से दूसरी क्लास तक का हिस्सा फाउंडेशन स्टेज होगा, नया सिलेबस होगा, मोटे तौर पर एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा पर ध्यान होगा। फिर तीसरी से 5वीं क्लास तक का हिस्सा प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसमें मैथ्स, साइंस, कला जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 6ठी से 8वीं क्लास तक का तीसरा हिस्सा मिडिल स्टेज बनाया गया है। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड पढ़ाई होगी। साथ ही बच्चे स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी पढ़ेंगे। और 9वीं से 12वीं तक के क्लास के आखिरी हिस्से को सेकेंडरी स्टेज में बांटा गया है। इसमें विस्तार से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स को विषय चुनने की आजादी भी होगी। बच्चों पर से बोर्ड की परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए नई शिक्षा नीति में साल में एक नहीं 2 बार परीक्षाएं करने की बात कही गई है। छात्रों को इसकी छूट भी दी गई है कि वो बोर्ड में अच्छे नंबर के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के तौर तरीकों को भी बदलने के साथ साथ कई नई चीजों को जोड़ा गया है। जैसे कम से कम 5वीं तक और संभव हो तो 8वीं और उसके आगे भी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। यानी हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट सिलेबस के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। नई शिक्षा नीति में अब बच्चा अपनी पढ़ाई के दौरान अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब रिपोर्ट कार्ड में 3 हिस्से होंगे। इसमें पहला बच्चा अपने बारे में खुद असेसमेंट करेगा, दूसरा असेसमेंट बच्चे के क्लासमेट करेंगे, और तीसरा अध्यापक के जरिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब 6ठी क्लास से ही छात्रों को कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी, जो कि स्कूली शिक्षा पूरी करने तक उनके स्किल डेवलपमेंट में मदद करेगी। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा, जिसका मकसद प्राइमरी से लेकर हायर और तकनीकी शिक्षा तक में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है।
नई एजुकेशन पॉलिसी में गली मोहल्लों में खुले गैर गुणवत्ता वाले स्कूलों को लेकर चिंता जताई गई है। इसके लिए स्कूलों को एक स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाने को कहा गया है, जो स्कूलों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता पर नजर रखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक जैसे नियम रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अनाप शनाप फीस बढ़ाने पर ब्रेक लग सके। शिक्षा नीति में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की हर 5 साल में समीक्षा करने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम अपने मेहमानों को बता दें कि हम लोगों ने इसके लिए एक कैंपेन भी चलाया था, बिल्कुल #न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन जेड बेस, और इस पर हमने अपने दर्शकों की राय मांगी थी और उनके सवाल मांगे थे। देखिए, इस पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं उठ रहे हैं, विपक्षी दल भी इसमें बहुत ज़्यादा खामियां नहीं निकाल पाए हैं, इस बात बहुत अच्छी बात है इस पॉलिसी की, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और हमने वादा किया था कि उन कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। सीधा उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो इससे सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब, सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में आ रहा है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो चल रही है 5वीं क्लास तक जो अंग्रेजी की अनिवार्यता जो खत्म हुई है, या आपकी मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में जो पढ़ाई करने की बात कही गई है। लोग ये कह रहे हैं सर, लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि भाई एक तरफ हम कहते हैं कि अंग्रेजी तो आज की डेट में लैंग्वेज नहीं स्किल हो गई है, तो दूसरी तरफ जो है आप कहते हैं कि स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वही 35 साल पीछे हम अपनी स्कूल एजुकेशन को ले गए जब हम अंग्रेजी से दूर भागते थे? मैं थोड़ा हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में बात करूंगा आपके लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लैंग्वेज पॉलिसी इज टू लुक एट द रोल ऑफ लैंग्वेज in the education of this country in its different facets. We should understand that. So the policy itself addresses the language education in the context, of course, of school education, the regular education, the questions of the classical languages where we have India got rich heritage, the question of 18 regional languages, and there is the question of the languages for communication across the country. Then there are these our internal aspirations to have linkages with the institutions abroad. So you need foreign languages. So there are many dimensions to the learning of language, and we have addressed all of this in the policy. This is the first thing I would like to say. So regarding the choice of language for school education, we have gone into the details. First and foremost, I want to say the 3-language formula that has been enunciated in the early policies are quite sound in terms of the views that have been expressed, and we have recommended the continuation of a 3-language formula. The third aspect is in the 3-language formula, the choice of the languages by the states can be very flexible. No imposition of any specific language when it comes to a state to take a decision on this. The fourth aspect is the early school education. We studied and discussed with the experts as to what kind of languages are best suited for the early education of these children. One of the important things that came out in those discussions is that the children are born and immediately they start conversing as and when they start expressing in their own mother tongue. Otherwise, there can be a home language as an alternate. You can also have a local language. ये आपने बहुत सही कहा। मैं सर माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, एंड आई एम सॉरी सर, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे चाहिए। लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं अगर आपको बीच में टोकूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हम बहुत ज्यादा सवाल लें। आपने कहा कि हमारा जो मकसद है 5वीं तक अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म करने का, वो ये कि बच्चा सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज में पढ़ सकता है, अपने आसपास जो वो बोलता है उसी में अगर उसकी पढ़ाई हो जाए तो इससे बढ़िया एजुकेशन कुछ नहीं हो सकती। इसका आपका उद्देश्य है। सर, एक जो सवाल आ रहा है लोगों का वो ये आ रहा है कि ठीक है, अब झारखंड का आदिवासी बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा, आपके छत्तीसगढ़ का बच्चा, वहां तो आप स्थानीय भाषा में सिखा देंगे, लेकिन जो शहरों में जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो पब्लिक स्कूल कहते हैं अपने आप को, क्या उन पर यह लागू होगा सर? No, there will be no imposition of any language. So if they want to teach it in English, there is no constraint on that. That much I can say very clearly. But at the same time, the preferred language by the policy is to teach the children
in the mother tongue, simply because that is the best language to comprehend ideas, details, and communication. ओके अब मैं जरा डॉक्टर अशोक गांगुली के पास चलूंगा जो कि पूर्व चेयरमैन सीबीएसई के हैं। डॉक्टर गांगुली, हम कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन पे हालांकि आज हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक रेगुलेटर की बात कही गई है। लेकिन क्या स्कूली एजुकेशन में भी देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स शिकायतें आती हैं कि भाई स्कूल की जो फीस है वो बड़ी अनाप शनाप जो है जो स्कूल्स वो लेते हैं, और सीबीएसई उसमें एक रेगुलेटर की भूमिका अभी तक नहीं निभा पाया है। क्या इस पॉलिसी के सामने आने के बाद हम ये उम्मीद करें कि सीबीएसई को एक रेगुलेटर की शक्तियां मिली, या कोई रेगुलेटर आया है इसमें? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस पॉलिसी की सबसे जो खूबी है कि हमने पहली बार इसमें जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर दिया है, हमने प्री स्कूलिंग को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डालने का प्रयास किया है। प्री स्कूलिंग जो था हमारा अभी भी अनरेगुलेटरी सेक्टर में था, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जो लिया गया है। निश्चय ही आने वाले दिनों में जो जिस प्रकार की जो एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी की हुई है, इसमें अवश्य ही अगर कोई स्कूल इस प्रकार की फीस लेती है जो उसको लेना नहीं चाहिए, उन पर जो है कंट्रोल किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बोर्ड को कोई पावर देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डेवलप की गई है और जो हमने एक रेगुलेटरी फ्रेम, क्योंकि प्री स्कूलिंग में भी बहुत सारे जो अनाप शनाप फीस लिया जा रहा था, तो निश्चय ही ये पॉलिसी जो है इस प्रकार की एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाएगा जो विद्यालय द्वारा इस प्रकार ली जाने वाली अनायासी जो फीस है उसमें जो है कंट्रोल आएगी और उसमें एक समानता आने का जो प्रयास होगा। और मेरे विचार से केवल फीस की बात को छोड़ दीजिए, साथ ही साथ जो हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में एक जो असमानता था, उसको भी इसमें दूर करने का प्रयास किया गया है और ये इस पॉलिसी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है सर। अब मैं जरा प्रोफेसर राजपूत सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही हैं कि आपको छठी से जो है कोडिंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बात हो जाएगी, लेकिन क्या सर ओवरऑल स्कूली शिक्षा की पद्धति में बच्चों पर सीधा सीधा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या मेरे स्कूल जो बच्चे का स्कूल का और किताबों का जो बोझ है वो कम होगा इस पॉलिसी के आने के बाद? तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बस्ते का बोझ कम किया जाएगा और 30% की चर्चा हो रही है, बहुत पहले से चल रही है। इस वर्ष कर भी दिया गया है। अगले वर्षों में करने के लिए निश्चित रूप से ये आवश्यक भी है। बच्चों पर तनाव कम होगा, परीक्षा का जो तनाव है वो भी कम होगा, माता पिता पे कम होगा। और हमें ये समझना चाहिए कि अब हर चीज़ किताब में ही लिखी हो, उसी को पढ़ा जाए। एक एक विषय की निजी स्कूल तो 2-2, 3-3 किताबें प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो बंद होना चाहिए। बच्चे के पास और जानकारी लेने के बहुत से स्रोत हैं। परीक्षा पद्धति में बदलाव की बात भी कही गई है कि हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जो तुमने सीखा है उसका उपयोग कैसे करोगे, उपयोग कर सकते हो कि नहीं। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, विचारों की क्षमता बढ़ेगी, पावर ऑफ आइडियाज़, पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ेगी और बच्चे को याद करने वाली जैसी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का बोझ कम होना चाहिए। अन्य बहुत से देशों में पाठ्यक्रम का बोझ इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इससे बच्चे की प्रतिभा के विकास में सहायता ही मिलेगी, कोई कुंठा नहीं आने वाली है। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन के रूप में लेता हूँ। ठीक है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने 10th और 12th में कहा है कि आप एग्जाम का बोझ जो है वो कम करेंगे, बच्चों पर ज्यादा बोझ नहीं आएगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे। एमएचआरडी ने भी अपनी ब्रीफिंग में कहा कि हायर एजुकेशन में जो कॉलेज कैंपसेस हैं वो एग्जाम मशीन बन गए हैं। अब हम कह रहे हैं कि साल में एक की जगह 2 एग्जाम होंगे। इसके अलावा बच्चों की यूनिट टेस्ट अलग होते हैं, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट अलग होते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि आप बार बार यदि एग्जाम लेंगे तो बच्चे पर कहीं प्रेशर तो नहीं आएगा सर? We have addressed this very carefully. First of all, the concept of testing the level of understanding by the children is done not at one shot at the end of a year or at the end of second year and so on. It is done all through the education. So if you have
started learning a certain subject, you build up your competence in that subject, knowledge in that subject, and then you try to evaluate the progress on the understanding by a continuous process of evaluation. This is number one. The second, when the child has already got enough confidence that he has mastered a particular language or a particular subject and he is fit to take a test, you give him that opportunity of taking the test and complete the responsibility of going through the test. And if he scores good marks, he can as well say that I have completed this. You don't have to wait for the end of the year. And because of these kind of testing in the continuous process and to evaluate them all through and to correct them where it is necessary, I think the ultimate load of evaluation very much comes down on the student, because it is no longer a high stress examination that you have to space at the end of the thing. It also, of course, incidentally does away with all the coaching culture and things of that kind. So that is the principle on which the policy is enunciated, and that should considerably reduce the load on the student. So far the 10th and 12th is concerned, the 10th has been kept because there is a current system and which has to be reviewed, and we have not changed it at this particular stage. But the final examination certainly will be a much lesser in terms of the load of evaluation, because it has already gone through a substantial evaluation on a continuing process, and teachers have the responsibility of providing inputs and reports about the progress of the student all through his study period, not only at the time of examination or evaluating the examination. यानी कि बिल्कुल सर, यानी कि आप एक बार जब एग्जाम देने जाते हैं तो एक साथ आपके बोझ आता है। अगर आपके वो बंट गए एग्जाम के, अगर टाइम बंट गया तो आप पर पढ़ाई का बोझ भी कम आएगा, एजुकेशन का जो एग्जाम्स का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप सर्वांगीण विकास आपका, और आप पूरे अपने एग्जाम में अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश आप करेंगे, ये इसका मकसद है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, और ब्रेक पर मैं आपको एक टीजर के साथ छोड़ जा रहा हूं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा क्लास 12th में है अभी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 12वीं का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या तुरंत लागू होगा या हमारा बच्चा 2021 में एग्जाम दे देगा उसके बाद लागू होगा? ये एक्चुअल में लागू कब से हो जाएगा? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो 34 साल बाद देश को मिली है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको आसान भाषा में हम आपके लिए समझाने के लिए आज खास मेहमानों का पैनल लेकर आए हैं। हमारे साथ के डॉक्टर के कस्तूरीरंगन साहब हैं, जो कि चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। अशोक गांगुली साहब हैं, सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन, और प्रोफेसर जेएस राजपूत हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। कस्तूरीरंगन सर, आपसे मैं सवाल यही पूछना चाह रहा था। एक सज्जन का ये सवाल है कि मेरा बच्चा अभी 12th में गया है, अगले साल उसके 12th के एग्जाम होंगे, तो क्या तब तक ये पॉलिसी लागू हो जाएगी? इसको इंप्लीमेंट होने में कितना वक्त लगेगा सर? I think I don't think it will be possible. Yeah, I think your child will not be having an interruption because of these changes, because the changes have to be affected in the final stage based on the background that the youngster has gone through in the earlier part of the education. And since he had the older component of the education, when he comes to the final examination, obviously you have to facilitate him to go through the final system like that. I am not very sure even if it is possible to do this. I think this needs to be debated. I don't think I have a clear-cut answer on this, but certainly your child may not need the kind of the changes that one has to face in the future, and he could straight go with the existing system. That's what my understanding is. ऑल राइट सर, यानी कि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा इमीडिएटली, क्योंकि देखिए ये विजन है सरकार का ही। जो जब भी नई पॉलिसी आती है तो इसके पीछे सरकार अपना इंटेंशन जाहिर करती है कि हम किस तरह की एजुकेशन चाहते हैं। अब वो 5+3+3+4 की व्यवस्था हो, हायर एजुकेशन की व्यवस्था, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इमीडिएटली अभी इस पे नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर गांगुली कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें समय लगने की इसलिए है कि एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा और उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद
फिर उसमें सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स आएंगे। मेरे विचार से जो कक्षा 12 का जो परीक्षार्थी है वो अगले वर्ष उसको उसी सिलेबस से पढ़ना है जिस पर वो पढ़ के आया हुआ है। 2023 के परीक्षा के पहले अभी किसी प्रकार की कोई परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है। अभी तो इसमें बहुत सारे विचार विमर्श होंगे, क्योंकि कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं मॉड्यूलर होगी, सेमेस्टर वाइज होगी, एनुअल होगी। 9 to 12 का जो 4 years ऑफ इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें किस किस लेवल पर इम्तहान होंगे, तो ये सब फैक्टर्स है, परख उसमें पिक्चर में आ रही है। तो ये सब फैक्टर्स है जो विचार करते हुए 2023 के एग्जाम के पहले किसी प्रकार की इंप्लीमेंटेशन होने की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई पड़ती है बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है। राजपूत सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, मैं केवल यही कहना चाहता था कि जो बच्चे इस समय कक्षा 10 में हैं और 12 में हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी परीक्षाएं उन्हीं पुस्तकों पर होंगी, उसी पाठ्यक्रम पर होंगी जिसमें उन्होंने इस समय पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। ये चिंता बहुत लोगों ने व्यक्त की है, मेरे पास भी बहुत लोग आए थे। तो मैं इसको ये कहना चाहता था कि इसमें कोई चिंता नहीं है। और गांगुली जी ने जो बात कही है ठीक, वो अपनी जगह सही है। जब नई पुस्तकें बनेंगी तो वो कक्षा 9 से पहले, सबसे पहले साल केवल कक्षा 9 की पुस्तक बनेगी, कक्षा 6 की पुस्तक बनेगी, या कक्षा 1 की पुस्तक बनेगी, कक्षा 3 की बनेगी, फिर बाकी पुस्तकें अगले साल बनेगी। ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है और संभवतः आगे भी ऐसे ही चलेगी। परिवर्तन में समय लगता है। ये भी सही है कि अभी पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, फिर सिलेबस बनेगा, फिर पुस्तकें बनेगी, समय लगेगा। ठीक है सर, ओके। डॉक्टर कस्तूरीरंगन, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप जी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में आपने टारगेट रखा है कि 2035 तक हम 50% उसको कर देंगे हायर एजुकेशन में, लेकिन सर जो हमारी जो कक्षा 8 या 10वीं या 12वीं तक की जो एजुकेशन है उसमें सर आज भी हम देखते हैं ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है, एनरोलमेंट रेशियो ठीक नहीं है, चाइल्ड प्यूपिल रेशियो ठीक नहीं है जो 3:1 जो इंटरनेशनल मानक हैं। इसके अलावा स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है सर। क्या ये पॉलिसी इन शिक्षा व्यवस्था के इन महत्वपूर्ण विषयों को एड्रेस करती है सर? Well, first of all, I should clarify that the present 26% gross enrollment ratio in the higher education is the one that we are trying to target towards a 50%. The 50% not only includes the conventional higher education in the present context of university systems and other institutions like IITs and so on. It will also include the enhanced admissions into the vocational education. So what we have put as a 50% gross enrollment ratio is at the higher level, and it will also include, besides the mainstream education which is currently there at the mainstream, at the professional, as well as in the vocational, and vocational is an extremely small component of this. So there is an increase in the mainstream education, there will be an increase in the professional education, and there is a substantial increase in the vocational education. And this is together is the target that we are placing at 50%. ठीक है सर। डॉक्टर अशोक गांगुली, मेरा आपसे सवाल शिक्षा में जीडीपी के 6% को खर्च करने को लेकर है सर। हमने देखा है कि बच्चों ने तो एक बाकायदा कैंपेन भी चलाया था, 9 is mine। 60-70 के दशक से जो है ये बात होती रही है कि भाई 9% दीजिए आप शिक्षा को जीडीपी का। अब सरकार कह रही है कि हम 6% देंगे। आपको लगता है सर ये कितना प्रैक्टिकल है, कब तक ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, इसमें कोई हर्डल तो नहीं है? देखिए सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक शुरुआत हुई है जहां पर हम 3.5 to 3.8 जीडीपी शिक्षा में खर्च कर रहे थे। अब उसके स्थान पर 6% की जो है एक एश्योरेंस मिली है, तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लेट अस टेक ए स्मॉल स्टेप, और निश्चय ही आने वाले दिनों में अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो धन की आवश्यकता को किया जाएगा। किंतु 6% जीडीपी पर भी हम बहुत सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारा जो जीडीपी जो 3.5 या 3.8% रहा। तो हमें लगता है कि 6% एक बहुत अच्छा एश्योरेंस सरकार तरफ से मिला है, और हमें बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में किया गया है, काफी सारी ढेर सारी को हम जो इसमें इंप्लीमेंट करा सकते हैं।
ठीक है सर। राजपूत सर, एक लोगों में कंफ्यूजन है 5+3+3+4, ये जो नया एजुकेशन सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन ये है कि भाई बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी, क्या 5वीं का बोर्ड जैसे पहले होता था 5वीं का बोर्ड भी हो जाएगा, 8वीं का भी बोर्ड हो जाएगा, और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये भी कई लोग पूछ रहे हैं सर 5+3+3+4 के बारे में। कोई फर्क नहीं, इसमें केवल एक फर्क पड़ा है कि जो पहला 5 है उसमें 3 वर्ष प्री स्कूल एजुकेशन के हैं, 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के हैं। उस 5 को समझ लें तो बाद में कोई समस्या नहीं है कि उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, फिर 4 वर्ष में 9, 10, 11, 12। तो बोर्ड परीक्षाएं केवल 2 ही होंगी, 10वें और 12वें की, और कहीं बोर्ड परीक्षा की बात नहीं कही गई। ठीक है। और एक आखिरी सवाल कस्तूरी रंगन साहब आपसे, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है, अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहे या जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे तो ये आराम से पढ़ सकता है, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा सर? क्या और क्या स्कूल्स में भी ये लागू होगा सर? ये You know, the idea is not multi-dimensional, it's a multidisciplinary, and we call it also as a liberal education. This will get introduced even in the last 4 years of the school education. The 4 years of last 4 years of the school education will have areas like music, architecture, many other kinds of crafts and arts and so on and so forth. And then there is also the science subjects. Then there are the certain aspects of professional subjects and so on. And what we have tried to do is to recommend doing away with the distinctions between curricular, co-curricular, extracurricular, arts and sciences, humanities and art sciences and so on, to create a holistic approach to the education. So the holistic approach to the education, a kind of a liberal education, which is multidisciplinary, it gives a student with multiple sources of knowledge, which gives him a comprehensive idea to deal with a single problem. That is the whole idea, and this is then carried forward to undergraduate education. All right, sir. One last question, sir. एक लाइन में अगर आप जवाब दे पाएं, ये पूछ रहे हैं लोग कि क्या अलग से सेपरेट बोर्ड होगा, लाइक स्टेट, सीबीएसई और आईसी, क्या अलग से बोर्ड होगा या बोर्ड सेम रहेंगे? Well, those things are to be decided as a structure, but we do know that the existing structure of school education, where the state government has got the review, they have already done it. We have made a recommendation with regard to the Department of School Education. Then the structuring below this, which of the other experts may know it better. And so there is a whole structure we have recommended with respect to school education, and this will close, and also for the academic and other kinds of things, the CRT will also work with the central body, the corresponding body in the center, and then we have also given structures with respect to the regulation. So we think that these new structures are only a remodification of the existing way, but most important thing I want to say is that you separate out the roles and responsibilities of individual system so that there are no cross-coupling and that creating confusion and inefficiency. That is what the primary approach so far as a reorganization of the school government. All right, sir. थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर अशोक गांगुली, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे शो में आने के लिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।